Dear student, welcome to MGSC videos and today we will discuss SN1 reaction. क्या होती है SN1 रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है और हमारे पास से न्यूक्लियोफाइल बेटर कब होता है और इलेक्ट्रोफाइल बेटर कब होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि RX होता है उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट हमारे पास जो RX है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यानी ये एटम अटैक करता है और इस अनोदर जो एटम इसके साथ जुड़ा हुआ है इसको रिप्लेस कर देता है। तो यानी रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसमेंट ऑफ एलोजन बाय न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमने देखा था और ये हमारे पास दो तरीके से हो सकता है। एक तो हमारे पास इस तरीके से जो लिख दिया मैंने, और एक हमारे पास हो सकता है पहले R पॉजिटिव बने और इसके बाद हमारे पास यहाँ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाए और इसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो RNU बन जाए। यानी हमारे पास दो पाथ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। एक पहला कि उसी टाइम अटैक करे जब X निकल रहा होता है, दूसरा पहले कंप्लीटली X बाहर निकल जाए और फिर बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। ये हमारे पास दूसरा पाथ है। इस जो पाथ फर्स्ट होता है इसको हम नाम देते हैं पाथ जो फर्स्ट है इसको नाम देते हैं हम SN2 रिएक्शन और इसको हम नाम देते हैं SN1 रिएक्शन। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि SN1 रिएक्शन क्या होती है आज, और बाद में हम पढ़ेंगे SN2 के बारे में। तो हमारे पास यानी किसी भी अगर मान लो क्या है पॉसिबिलिटी, यहाँ पर RX ये सबस्ट्रेट है एज्यूम करें और यहाँ पर एक हमारे पास गेट है और इससे अगर हमें निकलना है, इस X को निकलना है इससे, तो यहाँ पर बाहर खड़ा है कौन, न्यूक्लियोफाइल जो अटैकिंग स्पीसीज है वो खड़ा है। ये बाहर खड़ा वेट कर रहा है कि कब मैं ये बाहर निकले, कब मैं अटैक करूं। यानी एक तो पॉसिबिलिटी है कि X बाहर निकल जाए और फिर बाद में ये क्या करे, ये R के ऊपर एंटर करे यानी R के ऊपर अटैक करे। तो इसको हम कहेंगे यानी बाहर कंप्लीट निकल गया पहले X और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो यानी पहले X निकला है फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो SN1 रिएक्शन होगी। दूसरा यहाँ पर क्या होगा कि जिस टाइम ये X निकल रहा होता है उसी टाइम ये साथ साथ क्या है इसके साथ ही अटैक करे, यानी जिस टाइम ये निकलेगा उसी टाइम एट ए टाइम अटैक करे, तो उसको हम कहेंगे SN2। अब हम देखते हैं कि SN1 होती क्या है और SN2 क्या होती है, इनकी डिटेल स्टडी हम करते हैं। SN1 की हम बात करते हैं पहले। SN1 का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये हमारे पास SN1 रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यानी इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास क्या होता है RX होता है और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये और प्लस X माइनस लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। ये हमारे पास अटैकिंग स्पीसीज है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं अटैकिंग स्पीसीज। और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, और ये हमारे पास प्रोडक्ट, और ये हमारे पास क्या है लिविंग ग्रुप है। अब देखिए हमारे पास इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, ये तो इसलिए बोलते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग स्पीसीज है इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम कहते हैं। यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं इसका हम बात करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है जब हम इसकी अगर मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में हमारे पास फर्स्ट जो स्टेप होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट, इसमें क्या होता है कि जो RX होता है वो एक अणु पार्टिसिपेट करता है और ये स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप, और यही स्टेप जो होता है वो RDS स्टेप होता है और यहां से R कार्बोकेटायन बनता है और प्लस X माइनस बाहर निकलता है।
यहां कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये फर्स्ट स्टेप होता है। और फर्स्ट स्टेप में चूंकि एक ही मॉलिक्यूल यानी एक ही अणु पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यानी हमारे पास, हम आगे काइनेटिक्स देखेंगे कि इसमें जो हमारे पास इसकी रेट होती है रिएक्शन की, वो सिर्फ एल्किल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आरडीएस स्टेप क्या होता है? आरडीएस स्टेप वो स्टेप होता है जिसके द्वारा हम किसी भी रिएक्शन की स्पीड, किसी भी रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करते हैं, यानी जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन कौन से पाथ के थ्रू जाएगी। तो यहाँ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब क्या होता है? स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि जो बना हुआ कार्बोकैटायन होता है उस पर फास्टली जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास अटैकिंग स्पीसीज है वो अटैक करता है, यानी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यानी न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है? अटैक होता है, यानी आर कार्बोकैटायन के ऊपर फास्टली अटैक करता है। ये स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है और RNU प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमारे पास होता है। तो इस तरीके से 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, यानी SN1 रिएक्शन जो हमारे पास होती है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है, यानी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का बनना, यानी कार्बोकैटायन बनता है, और सेकंड स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो ये हमारे पास SN1 रिएक्शन होती है। अब हमें देखना है कि इस SN1 रिएक्शन में यानी कार्बोकैटायन बनता है कि नहीं बनता है, कितना स्टेबल बनता है, कितना अनस्टेबल बनता है। यानी इसके फेवर में हमारे पास कुछ एविडेंस, यानी एविडेंस फॉर SN1 रिएक्शन, यानी क्या क्या एविडेंस इसके पक्ष में हमारे पास है, तो वो हम देखते हैं। एविडेंस यानी हमारे पास ये रिएक्शन SN1 के थ्रू ही होगी, इसके बारे में हमें मेन जानकारी प्राप्त होती है उससे कि क्या होगी SN1 या नहीं होगी, इसके बारे में हमें देखना है। तो हमारे पास अब पढ़ते हैं एविडेंस फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए क्या क्या एविडेंस? सबसे पहला एविडेंस जो है वो है हमारे पास काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या कहती है कि जब भी SN1 रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन, तो उसकी रेट जो होती है वो हमारे पास रेट, या फिर हमारे पास काइनेटिक्स अगर बात करें तो वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है, इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास RX प्लस NU रिएक्शन होगी तो RNU प्रोडक्ट बन जाएगा और प्लस X माइनस बाहर निकल जाएगा। तो इसकी जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? ओनली कंसेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। किसके ऊपर? ओनली कंसेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। यानी इस रिएक्शन की जो रेट होती है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ किस पे? RX की कंसेंट्रेशन के ऊपर, यानी एल्किल हैलाइड की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, न कि न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन के ऊपर। यानी न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन चाहे हमारे पास लो हो चाहे हमारे पास हायर हो, इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये इस बात का सबूत है कि हमारे पास जो रिएक्शन ये हो रही है वो किससे हो रही है? फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू हो रही है। फर्स्ट ऑर्डर क्यों? क्योंकि इसमें एक ही अणु पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए उसको फर्स्ट ऑर्डर हम बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास काइनेटिक्स ने बताया था सबसे पहले कि जो हमारे पास SN1 रिएक्शन होती है उसमें हमारे पास क्या होता है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और एल्किल हैलाइड की कंसेंट्रेशन के ऊपर हमारे पास जो रेट होती है वो ओनली डिपेंड करती है। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटा दें तो रेट इज इक्वल टू K और इंटू RX, कंसेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ये हमारे पास काइनेटिक्स की बात है। इसके बाद हम सेकंड जो एविडेंस है वो दिया गया था किसके बारे में? स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, सेकंड एविडेंस।
सेकंड जो एविडेंस है दूसरा, वो है हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या कहती है? स्टीरियो केमिस्ट्री ये कहती है कि जब हमारे पास आर एक्स होता है, यहां पर मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं, यहां पर कार्बन, यहां पर R1, यहां पर R और यहां पर R2, ये R2 और यहां X। तो स्टीरियो केमिस्ट्री ये कहते हैं कि जब इससे क्या बनता है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के अटैक के द्वारा प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट दो बनते हैं। और दो प्रोडक्ट तभी बनेंगे, तभी पॉसिबल है दो प्रोडक्ट, जब हमारे पास इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन रहा होता है। और वो जो बन रहा होता है कार्बोकेटाइन जो होता है, वो क्या होता है? प्लेनर होता है। इसीलिए तभी दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, अदरवाइज दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। इसलिए स्टीरियो केमिस्ट्री भी क्या एविडेंस देती है? SN1 के होने का एविडेंस देती है। कैसे? कि हमारे पास ये है कार्बन, यहां पर R1 और यहां पर R और यहां पर R2, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। इस कार्बोकेटाइन को अगर हम देखें ध्यान से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो सकता है, यानी ये R1, ये हमारे पास R2 और ये हमारे पास R, और ये एक हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बना है वो वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, ये कार्बोकेटाइन। अब देखिए हमारे पास जब भी क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियोफायर अटैक करेगा, ये ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल। ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, तीनों की तीनों R1, R2 और R, ये एल्काइल ग्रुप है। अब जब न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करता है तो क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है कि यहां से अटैक करे, यानी इसको हम बोलेंगे फ्रंट अटैक, फ्रंट अटैक यानी सामने से अटैक करे। और हो सकता है ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो सामने से अटैक ना करके बैक अटैक करे, यानी बैक साइड से अटैक करे, बैक साइड से अटैक करे, बैक साइड अटैक। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी, एक तो फ्रंट से और एक है बैक से। यानी हम ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे अगर इस गेट से निकलना है, मान लो यहाँ पर गेट है, कोई इस साइड गेट है मेरे, तो इससे मुझे निकलना है, तो हो सकता है कि मैं जहां से निकलूं तो मेरे सामने से ही कोई आके टकरा जाए, और हो सकता है कि मेरे पीछे से कोई, मैं इस साइड ऐसे निकल रहा हूं, जा रहा हूं, तो मेरे पीछे से कोई टकरा जाए। तो यानी दो पॉसिबिलिटी है, एक तो बैक साइड से, और बैक साइड से कब टकराएंगे? जब पीछे जगह क्या होगी? खाली होगी, खाली होगी तभी यहाँ पर क्या होगा? बैक साइड अटैक होगा। और सामने से अटैक, यानी एक सामने से हो सकता है, तो दो प्रकार के अटैक हो सकते हैं, यानी एक फ्रंट अटैक और एक है बैक अटैक। तो बैक साइड से फ्रंट साइड से दो अटैक हो गए, इसका मतलब प्रोडक्ट भी कितने बनने की पॉसिबिलिटी है? दो बनने की पॉसिबिलिटी है दोनों से। ये जो सामने से बनेगा, अब देखिए यहां से X निकल रहा था, X जिस साइड से निकल रहा है सामने वाला तो उसी साइड आके जुड़ रहा है, यानी इसको हम बोलेंगे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। जो फ्रंट अटैक होता है इसको बोलते हैं हम रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। और एक जो ये आके जुड़ रहा है यहां पर, ये कहां जुड़ रहा है? बैक साइड जुड़ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये जिस साइड निकलेगा इसके बैक साइड आके जुड़ेगा, इसका मतलब वहां पर क्या होता है? इन्वर्जन होता है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी विद इन्वर्जन वाला हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। यानी यहां पर विद इन्वर्जन मतलब उल्टा बनेगा, और यहां पर जो था जहां था वहीं आके जुड़ गया, और यहां पर क्या था कि जहां पर था उसके अपोजिट साइड आकर जुड़ गया। ये दो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो SN1 रिएक्शन होती है, इन SN1 रिएक्शन क्या बनते हैं? एनेंशियोमर बनते हैं, एनेंशियोमर बनते हैं, या फिर हमारे पास क्या बनता है? रेसेमिक मिक्सचर बनता है, रेसेमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्यों बोल रहा हूं रेसमिक मिक्सचर? क्योंकि जितनी पॉसिबिलिटी आगे से है प्रोडक्ट बनने की सामने वाले से, उतनी पॉसिबिलिटी कहां पे है? बैक साइड वाले से है। तो इसलिए हमारे पास क्या बनता है? रेसमिक मिक्सचर। और इस प्रकार के जो बनते हैं हमारे पास पेड़, उनको बोला जाता है एनेंशियोमर बोला जाता है। तो हमारे पास एनेंशियोमर का बनना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो किस बात से हो रही है? हमारे पास SN1 रिएक्शन के थ्रू हो रही है। अब कौन से प्रोडक्ट बनेंगे वो मैं बना के बता देता हूं अलग से, किस प्रकार कौन कौन से ये प्रोडक्ट जो बनते हैं वो कैसे बनेंगे। इसके मैं प्रोडक्ट बना देता हूं अलग से।
बस आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में इतना ध्यान रखना है कि जब भी कार्बोकेटायन बनेगा तो एनेंशियोमर बनेंगे, और एनेंशियोमर अगर बन रहे हैं दैट मीन्स वहां पे रिएक्शन SN1 हो रही है। ये होता है एविडेंस। यहां पर मैंने लिखा था कार्बन R1 और यहां पर लिखा था R2 और यहां पर लिखा था RX, और इसके ऊपर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो हमारे पास सबसे पहले तो बनेगा कार्बोकेटायन। वो कैसे कि कार्बोकेटायन इस प्रकार से बनेगा R1, यहाँ पर R और यहाँ पर R2, और ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है जो वैकेंट ऑर्बिटल मैंने बोला था, और इसके ऊपर क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल दो प्रकार से अटैक करेगा, एक तो ये फ्रंट अटैक और ये बैक अटैक। तो बैक साइड से जब अटैक करेगा तो उससे प्रोडक्ट यहाँ पर बना देता हूँ, और जो फ्रंट साइड से अटैक करेगा उसका प्रोडक्ट एक यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पर फ्रंट साइड अटैक और यहाँ पर बैक साइड अटैक। अगर फ्रंट साइड से करेगा तो यहां पर बनेगा हमारे पास जो पहले था वैसा का वैसा ही बनेगा, R1, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर R2, यहाँ पर R और यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। और अगर बैक साइड अटैक किया तो उसका उल्टा बनेगा पहले वाले का, यानी ये R यहाँ चला जाएगा, यहाँ R1, यहाँ R2 और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। ये जो प्राप्त होता है वो होता है हमें विद इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, विद इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो हमारे पास बनता है वो बनता है विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन और ये इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो होता है इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर का बनना। यानी एक अगर हमारे पास देखिए रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जनरली हमारे पास क्या होता है, ये अगर मान लो डी फॉर्म है, ये डी फॉर्म है, तो प्रोडक्ट अगर हम देखें तो डी वाला कितना बन रहा है 50% तो वैसा का वैसा ही बन रहा है, डी वाला ही बनेगा। और 50% क्या बन रहा है एल वाला, यानी उसके अपोजिट वाला प्रोडक्ट बन रहा है। तो 50 ये बन रहा है 50 ये बन रहा है। इस प्रकार जो मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। अब हम ये देख सकते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर कब ज्यादा होता है। तो रेसिमिक मिक्सचर जनरली तब ज्यादा बनता है जब ये कार्बोकेटायन जो होता है बनने वाला जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना ही ज्यादा रेसिमिक मिक्सचर बनता है। हम फैक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद, उसमें हम देखेंगे कि कार्बोकेटायन स्टेबल होता है कब स्टेबल होता है कब अनस्टेबल होता है। तो जितना ज्यादा कार्बोकेटायन ये होता है स्टेबल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अलग से बता देता हूँ कि रेसिमिक मिक्सचर कब ज्यादा बनता है कब कम बनता है। देखिए when कार्बोकेटायन is more stable then amount of, ऐसे बोल सकता हूं मैं, amount of racemic mixture will increase। यानी हमारे पास क्या हो, अगर मैं ऐसे रिएक्शन दे दूं, ये फर्स्ट CH3 CH2 और Cl, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, और दूसरी हमारे पास ऐसे दे दे CH3 CH3 और CH3 और Cl, यहां पर ये वैसे R दे देता हूं, 3 R एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। यहाँ पर R1, यहाँ पर R2, यहाँ पर R, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और हमें पूछ ले कि इसमें रेसिमाइजेशन ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा। तो हमें देखना है इसमें कार्बोकेटायन जो बनेगा वो प्राइमरी बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो इसमें जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कैसा बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है ज्यादा स्टेबल, 1 डिग्री क्या होता है कम स्टेबल। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिएक्शन 2 है उसमें रेसिमाइजेशन क्या होगा ज्यादा होगा और फर्स्ट में रेसिमाइजेशन क्या होगा कम होगा। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा जो एविडेंस है
वो है हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ ए कार्बोकेटाइन। और रीअरेंजमेंट का होना भी हमारे पास SN1 रिएक्शन का एक सॉलिड जो है हमारे पास क्या होता है, प्रूफ होता है कि हमारे पास रीअरेंजमेंट अगर हो रहा है दैट मीन्स वहां पर जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, SN1 रिएक्शन हो रही है, रीअरेंजमेंट ऑफ रिएक्शन। अब हम देखते हैं रीअरेंजमेंट। तीसरा एविडेंस है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट क्या होता है जनरली? रीअरेंजमेंट होता है कि कोई भी अनस्टेबल स्पीसीज होती है वो गोस टू स्टेबल स्पीसीज, यानी अनस्टेबल स्पीसीज जो होती है वो स्टेबल स्पीसीज में कन्वर्ट होती है, उसको बोला जाता है रीअरेंजमेंट। कोई भी अनस्टेबल है तो वो किस में जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, यानी स्टेबल स्पीसीज में कन्वर्ट होगी, उसको बोला जाता है रीअरेंजमेंट। यानी ऐसे समझो हम अगर गांव में रह रहे हैं या फिर कहीं ऐसे कस्बे में रहे जहां पे भूखमरी है या फिर वहां पर कोई संसाधन की कमी है या फिर अन्य कोई भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उस जगह पे जाएंगे जहां पर हमें बेटर सुविधा मिल सके, बेटर हमारे पास क्या हो, बेटर से बेटर हमारे पास क्या हो, सुविधाएं हो, तो उस तरीके से वहां पर हम मूवमेंट करेंगे। तो वही बात यहाँ पर रीअरेंजमेंट में होती है कि एक अनस्टेबल होता है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ मूवमेंट करता है। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ऐसे CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH3 और CH3 और यहाँ पर CH2 Cl। तो यहाँ पर प्रोडक्ट दो बनते हैं, एक नॉर्मल प्रोडक्ट बनता है, एक एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनता है। CH3 CH2 और यहाँ पर OH। सपोज यहाँ पर OH माइनस अटैक कर रहा है, एक तो ये तो बनता है नॉर्मल प्रोडक्ट, नॉर्मल मीन्स जो हमेशा बनता है, और एक बनता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल क्या बनता है, एबनॉर्मल बनता है वो ये बनता है CH3 और CH2 CH3 और यहाँ पर OH, ये बनता है एबनॉर्मल प्रोडक्ट। अब ये कब बनेगा ये हमें देखना है, ये क्यों बनता है और ये मेजर बनता है। इसमें जो एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनता है वही मेजर प्रोडक्ट बनता है, जो नॉर्मल वाला बनता है वो यहाँ पर माइनर बनता है। अब ऐसा क्यों होता है, वो होता है रीअरेंजमेंट के कारण, इसी को बोलते हैं हम रीअरेंजमेंट। यानी बनना तो ये चाहिए था लेकिन बन गया ये, ऐसा क्यों हुआ, तो वो स्टेबिलिटी की वजह से हुआ ऐसा, इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। और इस रीअरेंजमेंट का होना ही SN1 का मैंने पहले ही बता दिया कि एक ठोस सबूत होता है, ठोस एविडेंस होता है, सॉलिड एविडेंस। अब कैसे होता है रीअरेंजमेंट, अब हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को कि किस प्रकार से हो रहा है ये। तो हम रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। रीअरेंजमेंट देखिए हमने लिखा था CH3 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 CH2 Cl, तो ये हमने लिखा था। इसमें क्या हो रहा है, OH माइनस अटैक करेगा, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन रहे थे। कैसे बनते हैं, ये हमारे पास पहले कार्बोकेटाइन बना CH3 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 CH2 पॉजिटिव, ये निकलेगा, ये कार्बोकेटाइन हमारे पास बनेगा। ये कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और यहां से यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है रीअरेंजमेंट। कैसे होता है, ये मिथाइल जो होता है वो यहां चला जाता है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को चूंकि लेके जा रहा है इसलिए यहां पर इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकेटाइन कैसा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री
मोर स्टेबल होता है देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है देन 1 डिग्री, ये हम जानते हैं। यानी 3 डिग्री वाला 1 डिग्री के कंपैरिजन बहुत ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल है तो वहां से प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो इसलिए यहां पर जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहां पर तो बनेगा CH3C, यहां पर CH3 और CH3 और CH2OH, और यहां पर जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो बनेगा CH3C, CH3, और इस तरीके से हम बना सकते हैं यहाँ पर OH और CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास इस तरीके से। यहाँ पर ये नॉर्मल बनेगा और ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा, और ये मेजर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से बन रहा है वो, और ये एबनॉर्मल वाला क्या बनेगा, माइनर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये 1 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन से बन रहा है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है रीअरेंजमेंट के बारे में। ये हमारे पास कौन सा नॉर्मल बनेगा, कौन सा एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा, और रीअरेंजमेंट का होना ही SN1 का एविडेंस होता है। ये हमें कोई भी एग्जांपल देकर इसे पूछ लेता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्शन विल अकर रीअरेंजमेंट, तो हमें देखते ही पहचान आना चाहिए कि किसमें रीअरेंजमेंट होगा, किसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसके बाद चौथा हमारे पास जो है वो है ब्रिजहेड कार्बोकेटाइन। ब्रिजहेड कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है वो हमें देखना है ब्रिजहेड पोजीशन पर। अब हम देखते हैं ब्रिजहेड के बारे में बात करते हैं। ब्रिजहेड मतलब किस तरीके से होता है, इस तरीके से रिंग होती है हमारे पास, इस तरीके के कंपाउंड होते हैं, और इनके ऊपर एक और जो भी थे इनको बोला जाता है ब्रिजहेड। ये जो होते हैं कंपाउंड इनको बोलते हैं ब्रिजहेड कंपाउंड, ब्रिजहेड कंपाउंड। यानी ऐसे हमारे पास कोई भी साइक्लिक रिंग होती है 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग है, उसके ऊपर टोपी पहना दी, तो वो टोपी पहनाते क्या बन गया, ब्रिजहेड कार्बोकेटाइन, ब्रिजहेड वाला सॉरी कंपाउंड बन गया ब्रिजहेड कंपाउंड। अब हमारे पास है कि ये हमारे पास कंपाउंड है, ये एक ब्रिजहेड कंपाउंड है, और इसके ऊपर यहां पर जुड़ा हुआ है Cl, और मैं न्यूक्लियोफाइल मान लो OH माइनस है, इसकी रिएक्शन करूं तो वो रिएक्शन होती नहीं है। यानी यहां पर है ये जो ब्रिजहेड है ये इस तरीके से, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं होती, इसका मतलब ये ब्रिजहेड कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, यानी डज नॉट फॉर्मेशन, या फिर ऐसे कह दूं डोंट फॉर्म ब्रिजहेड कार्बोकेटाइन, यानी ब्रिजहेड कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ये जो ब्रिजहेड कार्बोकेटाइन होता है वो प्लेनर नहीं हो सकता, यानी इस तरीके से हमारे पास ब्रिजहेड होता है, और ये ब्रिजहेड कभी भी ऐसे प्लेनर नहीं होता, इसलिए यहां पर क्या नहीं होता, यहां पर ब्रिजहेड कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर प्लेनरिटी नहीं आएगी तो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बोकेटाइन क्या होता है, प्लेनर होता है, और अगर प्लेनरिटी नहीं आई तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मीन्स हमारे पास ब्रिजहेड पोजीशन पर कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं होगी, यानी एट ब्रिजहेड पोजीशन SN1 रिएक्शन will not occur, SN1 रिएक्शन ब्रिजहेड पे कभी भी नहीं होगी। लेकिन अगर हम क्या करते जाएं, इस ब्रिजहेड को बढ़ाते जाएं, यानी इसकी स्ट्रक्चर को ऊपर वाला जो टोपी पहनाई हमने, टोपी का साइज बड़ा कर दे, तो हमारे पास क्या होती है, SN1 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है थोड़ी बहुत, वो भी लेस देन 1% होती है। कैसे, कि हमें ऐसे कंपाउंड दे देती, किसी भी प्रकार से हमें कंपाउंड दे दे ब्रिजहेड के
हमें दे दे ऐसे, एक ऐसे दे दे कि इसमें से किन में से SN1 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। एक तो ये दे दे 2, 2 और 1 बाईसाइक्लिक कंपाउंड। 2 to 1 क्यों? क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर ये जुड़े हैं वो 2 अन्य कार्बन से जुड़े हैं और ऊपर एक कार्बन है, तो 2 to 1। दूसरा हमारे पास दूसरा ब्रिजहेड कंपाउंड दे दे ऐसे, इसको हम नाम देंगे 2, 2 और 2 ऊपर है इस बार, और बाईसाइक्लिक कंपाउंड। और तीसरा हमें दे दे इस तरीके से, ये दूसरा, और तीसरा हमें दे दे ऐसे, ये ऐसे करके इस तरीके से, तो इसको हम देंगे 2, 2, 3 बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसमें अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो ब्रिज हेड की पोजीशन के ऊपर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर प्लेनरिटी आती जाएगी थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर अगर हमें जोड़ दे क्या Cl, यहाँ पर भी Cl जोड़ दे और यहाँ पर भी Cl जोड़ दे, तो किसमें SN1 की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? तो हम कहेंगे 3 में ज्यादा है, उसके बाद 2 में, और उसके बाद 1 में तो होती नहीं है, इस 1 वाले में तो होती नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, rate of SN1 increase because planarity at bridgehead increase। तो प्लेनरिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे SN1 की रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती जाएगी। तो ये हमारे पास एविडेंस होता है। चौथा एविडेंस है किसके लिए? SN1 रिएक्शन के बारे में कि SN1 होगी कहाँ पे, होगी कहाँ पे नहीं होगी। तो ये हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग रेट, वो अब हम डिस्कस करते हैं कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो आप क्या करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। स्टे होम टू सेव योर लाइफ।